नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। विद्याकुल परिवार में आप सभी साथियों का एक बार पुनः से हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों का। जल्दी से जुड़ जाइए आज की क्लास में और आज की क्लास को बहुत ज्यादा जबरदस्त और शानदार बनाते हैं। तो साथियों जल्दी से एक बार सभी साथी फटाफट से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी अपने पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ जुड़ जाइए क्लास में। आज की क्लास को गॉस की थ्योरम के जो एप्लीकेशन है, जो अनुप्रयोग है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं आज की क्लास में। और आप सभी से जो मेरा वादा रहा है कि पूरे चैप्टर का जो फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, वो फॉर्मूला आज की डीपीपी में, बिल्कुल साथियों ध्यान से सुन लीजिए, आज की डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट। थोड़ी सी साउंड इशू आ गया था, गलती से नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, सब चीजें अब सही है, आवाज प्रॉपर आ रही होगी, मुझे उम्मीद है सबको आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग गुलशन, गुड मॉर्निंग नंदिनी, सिद्धार्थ, जया, गुड मॉर्निंग, गुलशन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पल्लवी, गुड मॉर्निंग संतोष, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को ढेर सारा प्यार, आभार, अभिनंदन। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट और कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आप सभी का स्वागत करता हूं क्वालिटी कंटेंट वाले एक शानदार हुंकार बैच में, जो कि बिहार में पिछले कई सालों से लगातार टॉपर देता आ रहा है और इसकी रिजल्ट इस बार भी गारंटीड है। साथियों अगर आपको हैंड रिलेटेड नोट्स, अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर बैठे हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, तो ये आपका नंबर है, नीचे दिए गए नंबर पर हैंड रिटन नोट्स से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद आज की क्लास भौतिक विज्ञान की एक शानदार क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत, आभार। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट तरीके से, तो हम आज की क्लास को शुरू कर सके। तो प्यारे साथियों आज का एक टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, गॉस की थ्योरम का अनुप्रयोग। आप सभी जानते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र आज का हमारा पाठ है, पहला पाठ। और आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे गॉस नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब होता है एप्लीकेशन। पहले तो अनुप्रयोग का मतलब समझते हैं, होता क्या है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है कि उस नियम की सहायता से हम और क्या क्या चीज कर सकते हैं जीवन में, और क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि और क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं इस नियम की सहायता से। ठीक है, तो चलिए भाई साहब कॉपी पेन निकाल लो फटाफट, तो हम जान पाए कि गॉस के नियम का उपयोग करके हम और क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं और क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकालिए फटाफट। चलिए आज समझेंगे हम लोग गॉस नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब क्या क्या चीजें गॉस के नियम की सहायता से हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। पहला चीज ध्यान से देखिए, पहले चीज, फर्स्ट थिंग, पहली चीज, इसके पहले अनुप्रयोग में हम क्या पढ़ते हैं, तीन अनुप्रयोग इसके आते हैं, पहले, दूसरे और तीसरे, तीन अनुप्रयोग इसके हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों। अभी तक आपने क्या पढ़ रखा है, अभी तक आपने पढ़ रखा है कि अगर आपको प्लस क्यू आवेश कोई दे दिया जाए, कोई भी प्लस क्यू आवेश दे दिया जाए, और इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु पी, वहां पर तीव्रता निकाला जाए, वहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा, कितना ताकत होगा इस प्लस क्यू आवेश का यहाँ पे, कितना भौकाल होगा इस प्लस क्यू आवेश का वहां पे, ये आप निकाल सकते हो एक फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में, कैपिटल क्यू लिए हो तो कैपिटल क्यू रखोगे, आर दूरी पर तो आर का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, यही होता है। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ये सब बच्चे जानते हैं, अभी तक इतना जान गए हैं, ठीक है। लेकिन गॉस की थ्योरम में, गॉस की थ्योरम की सहायता से आप कुछ और चीज निकालना सीखेंगे। यहां पर तो बिंदु आवेश है ना, बिंदु आवेश मतलब बहुत छोटा सा आवेश है, एक छोटा सा सिंगल चार्ज, एक आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता, तो बड़ी आसानी से निकल गई। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक तार है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक तार है, क्या है, एक तार है, और ये अनंत लंबाई का तार है, या फिर कैसा भी तार हो, आप कहोगे सर कैसा तार, तो मैं आपके लिए तार लाया हूं, मेरे पास तार भी है, आपको दिखाता हूं तार कैसा। एक ऐसा तार देख लो, ऐसा तार है। अब इस तार पर क्या है, मैं आवेश दे दूं, बाहर से आवेश दे दूं, मैं बाहर से इस पर आवेश दे दूं, तो आवेश क्या हो जाए, तार पर एक समान रूप से फैल जाए।
पूरे तार पर अगर आवेश एक समान रूप से फैल गया और तब मैं कहूं, मैं बाहर से इस पे आवेश दूं और तार पर आवेश एक समान रूप से फैल जाए और मैं तब कहूं कि भाई साहब तार के निकट किसी बिंदु P पर निकालो तीव्रता। क्या निकालो? तीव्रता निकालो। कितनी तीव्रता होगी इस तार के कारण इस बिंदु P पर, कितनी तीव्रता होगी? ये कब से कैसे निकालेंगे हम लोग? गॉस की नियम की सहायता से निकालेंगे। गॉस के नियम का उपयोग करके निकालेंगे। किसी भी तार के निकट किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता बड़े आसानी से निकल जा रही है, लेकिन तार जो है जिस पर आवेश बराबर से फैला हुआ है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां पर तीव्रता निकालने के लिए गॉस थ्योरम का उपयोग करेंगे। दूसरा उपयोग जानिए क्या होता है। दूसरा उपयोग, एक पतला सा शीट होता है। शीट मतलब समझ रहे हैं? शीट मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। एक ऐसा शीट होता है, उस शीट में आवेश फैला हुआ है बराबर से ऐसे आवेश फैला हुआ है उस शीट में। अगर एक पतला सा शीट में आवेश बराबर से फैला हुआ है और कहा जाए आपसे इस शीट से आर दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पे तीव्रता निकालिए। वहां पे निकालिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा, कितना ताकत होगा। ये निकालेंगे गॉस थ्योरम का उपयोग से। और एक और चीज निकालेंगे कि अगर कोई भी चालक गोला है, चालक गोला को हम प्लस क्यू आवेश दे दें और प्लस क्यू आवेश उस पूरे चालक गोला के पृष्ठ पर फैल जाए, तो इस चालक गोला के केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर तीव्रता कितना होगा? चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा? चालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो तीन चीजें जो है हम लोग गॉस की थ्योरम की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालते हैं और बारी बारी से हम तीनों को पढ़ेंगे अब। ठीक है, सब बच्चे बात समझ गए? अभी इससे पहले तक हम लोग क्या जानते थे? एक प्लस क्यू आवेश से सिर्फ आर दूरी पर तीव्रता का सूत्र जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। गॉस नियम की सहायता से हम लोग क्या निकालना सीख जाएंगे? हम लोग निकालना सीख जाएंगे कि अगर वही प्लस क्यू आवेश एक तार पर बराबर से फैला हो तो उससे आर दूरी पर कोई भी बिंदु P है, वहां पर तीव्रता कितना होगा। अगर वही प्लस क्यू आवेश एक पूरा शीट में बराबर से फैल जाए, एक पूरा क्षेत्रफल में बराबर से फैल जाए, तो उस शीट से आर दूरी पर एक बिंदु P पर तीव्रता कितना होगा। और अगर वही प्लस क्यू आवेश एक पूरा चालक गोले पर पूरा फैल जाए, तो गोले से आर दूरी पर कोई बिंदु P पर कितना तीव्रता होगा। ये सब हम गॉस की थ्योरम से निकालना सीखेंगे। सब बच्चे समझ गए ना आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? ठीक है, चलिए सर, आप सिखाने की बारी। अब सिखाने की बारी 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 से। तो पहला टॉपिक आज आपके सामने ये रहा, गॉस नियम के अनुप्रयोग। देखिए हेडिंग ये डालोगे, हेडिंग सब बच्चे ये डालोगे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के, क्या क्या बोल रहा है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित। एक समान आवेशित का मतलब क्या होता है? एक समान आवेशित का मतलब होता है जो भी आवेश दिया उस पर एक समान रूप से फैल गया है। बाहर से अगर मैं जो भी आवेश उसको दे रहा हूं, एक समान रूप से उस पर फैल जा रहा है। एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, एक सीधा तार है, उसके निकट, उसके पास में कोई एक बिंदु P है, वहां पर तीव्रता निकालना है। पहला वाला केस, पहला वाला यही केस था। पहला वाला यही केस था, एक तार था जिस पर आवेश बराबर से फैला हुआ है, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पे तीव्रता निकालना है। तो ये गॉस थ्योरम का पहला अनुप्रयोग कहलाता है। ठीक है, आपसे परीक्षा में इसका सवाल पूछता है, परीक्षा में पूछ लेगा कि परीक्षा में देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान से देखिए। परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनता है, परीक्षा में पूछेगा अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या लिख के आएगा? का व्यंजक प्राप्त करें। ऐसे कर देगा और कह देगा लो क्वेश्चन, ये बन गया क्वेश्चन, और इसका आंसर देते फिर तो क्या लिखोगे आंसर में? जो यहां से लिखा है लाल, हाँ जो सफेद में लिखा है वो पूरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे पूरा करना है वो सब चीजें बताऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। और चैप्टर का पूरा फॉर्मूला आज की डीपीपी सभी बच्चे देखिएगा, डीपीपी के साथ में आपका नीचे पूरा फॉर्मूला शीट भी दे दूंगा। तो डीपीपी प्लस फॉर्मूला शीट आपकी एक साथ नीचे मिल जाएगी आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास की डीपीपी जरूर देखिएगा सभी साथी। ठीक है ना?
हाँ, चलिए फिर देखा जाए, बनाया जाए चित्र, चित्र बनाया जाए। ध्यान से देखिएगा फटाफट तरीके से। एक प्लस क्यू आवेश लेंगे, एक पूरा तार ले लेते हैं पहले, सबसे पहले एक तार बनाते हैं, क्या कहते हो, एक तार बना लें सबसे पहले। एक पहले तार बना लिया मैंने। जब भी इस तार पे, जब ये तार मैंने बनाया ना, अब इस तार पे मैं बाहर से प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं, मैंने कहा लो बाहर से प्लस क्यू आवेश। अब ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, इस तार पे जब मैं बाहर से दूंगा तो ये चालक तार है। कैसी तार है प्यारे साथियों, चालक तार है। तो इस पर बराबर से प्लस क्यू आवेश फैल जाएगा, बराबर से इस पर प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। देखो मैंने बराबर से प्लस क्यू आवेश फैला दिया। आप कहोगे सर दोनों साइड फैला दिया आपने, इधर भी इधर भी। प्यारे साथियों ये तार है, तार मतलब समझ रहे हो, तार कैसी, मैंने आपको दिखाई थी ना तार कैसी। ये है पतली सी तार, इस पर दोनों साइड नहीं, इस पे चारों साइड फैलेगा। चारों साइड मतलब कैसे सर, चारों साइड का मतलब होता है, देखो तार पे इस साइड भी फैलेगा, इस साइड भी फैलेगा, इस साइड भी फैलेगा। चलो चारों साइड फैलेगा ना, जो भी बाहर से आवेश दोगे, इधर 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 पूरा चारों तरफ फैलेगा। बात समझ रहे हो, तो इधर और इधर ही नहीं, आगे पीछे हर तरफ बराबर से फैला हुआ है। बात समझ रहे हो, इधर इधर हर तरफ बराबर से फैला हुआ है। तो जो भी आवेश दोगे तार पर हर तरफ से बराबर से फैल जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। बनाया, दो साइड जा सकता है, और किधर बनाओगे तुम। हाँ, डायग्राम तो बनाना संभव नहीं है ना ऐसे कि चारों तरफ हम दिखा दें कि इधर भी आवेश फैला है, उधर भी, सब जगह आवेश फैला है। हाँ सर जी, क्या हो गया, कल से एग्जाम है, कल एग्जाम है। अच्छा 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 अच्छा, कितने बजे से है, कितने बजे से है जी। 10 बजे से है, ज्यादातर बच्चों को 10 बजे से है। तो चलो कल कोशिश रहेगी मेरी कि एक 7 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगा दे, ठीक है, जिसमें मैं आपको सिर्फ यही पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, जो आपकी परीक्षा में आने वाला हो, कुछ ऐसे करा देते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 7 बजे से कुछ क्वेश्चन कराते हैं, कुछ कोशिश करते हैं अच्छे से। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस क्यू आवेश बराबर से अगर फैल गया है, प्लस क्यू आवेश पूरे तार पर बराबर से फैल गया है। अभी ध्यान इधर लगाओ यार, जो अभी पढ़ लो पहले उसे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, जो अभी पढ़ लो पहले उसे अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ लो। तो एक तार है, इस तार पर बराबर से आवेश फैल गया, चारों दिशाओं में फैल गया, इधर उधर हर तरफ फैल गया है पूरे तार में, पूरे तार में बराबर से। समझ रहे हो ना तार कैसा है, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, सब तरफ फैला। आपको पता है प्लस क्यू आवेश एक की एक विशेष विधि होती है, प्लस क्यू आवेश से चारों तरफ एक बल रेखा निकलती है, आपको पता है ये बात। प्लस क्यू आवेश से क्या निकलता है, बल रेखा निकलता है। अगर प्लस क्यू आवेश यहाँ ऐसे रख दिया तो इससे क्या निकलेगा, बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी कि नहीं, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में ऐसे 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 ऐसे। एक काल्पनिक रेखा होती है, दिखती नहीं है, आपको बता चुका हूं ना कि प्लस क्यू आवेश से एक काल्पनिक रेखा सभी दिशाओं में निकलती है ना। तो यहाँ पे भी तो होगा, जब आवेश फैल गया है बराबर से प्लस 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 सब दिशाओं में, तार पे इधर 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 सब दिशाओं में, तो इधर से भी बल रेखा निकलेगी, इधर से भी बल रेखा निकलेगी, इधर से भी बल रेखा, इधर से भी बल रेखा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, आप बताओ। निकलेगी ना सर, इधर से भी बल रेखा निकल रही है, इधर से भी 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 निकल रही है, मेरे तरफ भी आ रही है, आपकी तरफ भी जा रही है। तो बल रेखा सभी दिशाओं में निकल रही है तार से, चारों तरफ तार की बल रेखा निकल रही है। आप कहोगे यस सर चारों तरफ बल रेखा निकलेगी फिर तो, है ना। तो हम क्या करेंगे कि भाई तार के चारों तरफ चूंकि बल रेखा निकल रही है, तो हम तार के चारों तरफ एक पृष्ठ घेर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक एक पृष्ठ घेर लेंगे। देखिए कैसा पृष्ठ घेरेंगे, ऐसा करके एक पृष्ठ घेर लेंगे तार के चारों तरफ, तार के चारों तरफ एक पृष्ठ घेर लेंगे कुछ ऐसा करके। ध्यान से देखिएगा, मैं बना दूं पहले डायग्राम, फिर आप सभी बच्चे कॉपी में बनाने की कोशिश करिए। सब लोग डायग्राम अच्छे से कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, नंबर तभी मिलेगा। तो इस तरीके से हमने एक चारों तरफ एक पृष्ठ घेरना है हमें, चारों तरफ पृष्ठ। आप कहोगे सर चारों तरफ पृष्ठ, यस सर चारों तरफ, देखो कैसे पृष्ठ घेरा जा रहा है चारों तरफ, आप सभी देख लीजिए, ऐसे ही बनाना है सबको कॉपी में।
मैं डायग्राम इसलिए पहले से नहीं लाता, मैं आपके सामने बनाता हूं ताकि आप सभी डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये प्लस क्यू आवेश तार पे चारों तरफ फैल गया था, फिर चारों तरफ बल रेखाएं निकलने लगी थी, इसलिए हमने एक बेलनाकार पृष्ठ खींच लिया। कैसा पृष्ठ खींच लिया? एक बेलनाकार पृष्ठ खींच लिया। इसके पहले आपको याद है कल गॉस की थ्योरम पढ़ाई थी हमने, कल गॉस की थ्योरम पढ़ाई थी हमने एक ऐसा पृष्ठ लिया था, एक प्लस क्यू आवेश लिया था, एक ऐसा प्लस क्यू आवेश लिया था, और इस प्लस क्यू आवेश से चूंकि सब दिशा में बल रेखा निकल रही थी, ऐसे 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 ऐसे, जब सभी दिशाओं में इस तरीके से बल रेखा निकल रही थी, तो इस सब बल रेखाओं को घेरने के लिए कैसा पृष्ठ खींचना पड़ा था? कैसा पृष्ठ खींचना पड़ा था? गोलीय पृष्ठ खींचना पड़ा था। एक ऐसा पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ खींचना पड़ा था, है ना? याद आया कि नहीं याद आया कि अगर एक प्लस क्यू आवेश सेंटर पर है तो इन सब प्लस क्यू सभी बल रेखाओं को घेरने के लिए, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से इधर भी बल रेखा, उधर भी बल रेखा, नीचे ऊपर दाएं बाएं हर तरफ बल रेखा निकलेगी, उस सब को घेरने के लिए एक गोलाकार, एक फुटबॉल जैसी आकृति का पृष्ठ घेरना पड़ा था, मानना पड़ा था। कल की क्लास में हमने ये देखा था। इसी प्रकार से अगर किसी तार पर बराबर से प्लस क्यू आवेश फैला दिया जाए तो इसको, इस पे भी बल रेखाएं चारों तरफ से निकलेंगी, चारों तरफ से बल रेखा निकलेगी, इधर से भी बल रेखा निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी आगे भी आ रही है, बोर्ड के अंदर भी जा रही है। तो सबको घेरने के लिए, सबको घेरने के लिए, सभी बल रेखाओं को घेरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा पृष्ठ मानना पड़ेगा, एक ऐसा बेलनाकार पृष्ठ मानना पड़ेगा जिसमें से सब बल रेखा गुजर रही हो, सबको मैं कवर कर लूं। बात समझ में आ गई? प्लस क्यू आवेश को घेरने के लिए हमने ऐसा पृष्ठ लिया था, और अगर एक तार पर फैला दिया जाए आवेश उसको घेरने के लिए, उससे बल रेखाओं को, समस्त बल रेखाओं को कवर करने के लिए एक बेलनाकार पृष्ठ लिया। कैसा पृष्ठ लिया? एक बेलनाकार पृष्ठ लिया। बात समझ में आ गई सब बच्चों को, क्यों लिया बेलनाकार पृष्ठ? हाँ सर। अब मैं आपको दिखाऊं, आज मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ बनाने के चक्कर में मैं एक ढक्कन में छेद कर रहा था। मैंने सोचा आप सब साथियों को ये बेलनाकार पृष्ठ में दिखाऊंगा, इसके लिए मैंने बनाया, एक डिब्बा लिया, उसमें पाइप डाल करके छेद करने की कोशिश करी मैंने, और उसके चक्कर में सुई घुस गई हमारी उंगली में। आज टिटनेस की सुई लगवाने जाएंगे। देखना, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, दिख रहा है सब बच्चों को? यहाँ पे ये पाइप जो है इसको एक तार समझिए, पाइप जो है इसको क्या समझिए? एक तार समझिए, एक तार। अब इस तार पर क्या हो जाएगा? बराबर से आवेश फैल जाएगा तार पर। ये जो पाइप है, ये पाइप को मानिए एक तार, और तार पर अगर मैं बाहर से क्यू आवेश दूं तो इस पर बराबर से फैल जाए। अब अगर इस पर बराबर से फैल गया है तो मैं क्या करूंगा? मैं एक बेलनाकार पृष्ठ लूंगा, एक ऐसा बेलनाकार पृष्ठ जिससे सब बल रेखा पास हो जाए, सब बल रेखा इस पृष्ठ से निकले, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से, लेकिन हमने पृष्ठ ऐसा घेर लिया चारों तरफ से कि सब बल रेखा पृष्ठ से ही होके निकलेगी। ऐसी कोई बल रेखा नहीं है जो इस पृष्ठ से होकर के ना गुजरे। अब देखिए, ऊपर से भी इसके घिरा हुआ है, नीचे से भी घिरा है, नीचे से भी घिरा है, ऊपर से भी घिरा है, चारों तरफ से तो घिरा ही है। देख रहे हो ना, चारों तरफ से घिरा है, चारों तरफ से भी घिरा है, ऊपर और नीचे से भी घिरा है। पाइप कहाँ है? बीच में है। दिख गया सब बच्चों को? इसी को बनाने के लिए, इसके ढक्कनवा में छेद करने के लिए सूजा लिए थे, और सुजवा जो है छटक के जो है उंगलिया में लग गया था मेरे सुबह सुबह। खैर कोई नहीं, बन तो गया था बढ़िया से। समझाने के लिए बढ़िया है, ये कंसेप्ट बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिए, चारों तरफ हमने घेर लिया कि चारों तरफ इससे जो भी बल रेखा निकले हम चारों तरफ से इसको कवर कर ले, ऊपर से भी बल रेखा कवर हो जाए और नीचे से भी बल रेखा कवर हो जाए इसकी। ठीक है, अब ऐसी कोई बल रेखा नहीं बच सकती जो इस पृष्ठ से होकर के ना गुजर रही हो, सारी बल रेखा इस पृष्ठ से होकर के ही गुजरेगी। ठीक है, चलिए, तो हमने एक बंद पृष्ठ मान लिया, बंद पृष्ठ हमने मान लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि टोटल बल रेखा निकल कहां कहां से रही है। आप कहोगे सर ऊपर से भी निकल रही है, एक बल रेखा तो ऊपर से निकल जाएगी, इस वाले हिस्से से निकल जाएगी कुछ बल रेखा। आपका ये सोचना हो सकता है कि नहीं, हालांकि निकल कुछ नहीं रही, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई ऊपर से भी कुछ बल रेखा निकल सकती है, इधर से भी कुछ बल रेखा निकल सकती है, और चारों तरफ का जो पृष्ठ है
ये वाला वक्राकार पृष्ठ, इससे तो बल रेखा निकलेगी ही निकलेगी, इससे तो बल रेखा निकलेगी ही निकलेगी। तो इसमें जो तीन पृष्ठ बन रहे हैं, तीन सरफेस बन रही है कि नहीं, जरा मुझे बताओ। तीन सरफेस बन रही है, एक ऊपर बन रही है, ये चारों तरफ वाली तो बन ही रही है, और एक नीचे पृष्ठ बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। अब हम तीनों से टोटल फ्लक्स निकालेंगे, कुल फ्लक्स निकालेंगे कि इस पर कितना बल रेखा गुजर रहा है ऊपर से, इस पर कितना बल रेखा गुजर रहा है, और नीचे कितना बल रेखा गुजर रहा है, नीचे से कितना बल रेखा गुजर रहा है इस तार से होकर के। इस तार के इतनी लंबाई देखो, कितनी लंबाई, ध्यान से देखो, इतनी लंबाई, जितना लंबाई ये डिब्बा है बस, तार के, पूरे तार के इस इतनी लंबाई के कारण कितनी बल रेखा गुजर रही है चारों तरफ, वो हम निकालने का कोशिश करेंगे। ऊपर से कितनी निकली, चारों तरफ से कितनी निकली, और नीचे से कितनी निकली, सब निकालेंगे, टोटल बल रेखा निकालेंगे, टोटल बल रेखा निकालेंगे। इसलिए तार की इतनी लंबाई, जितने पे आपने डिब्बा माना है, इस इतनी लंबाई को आप यल मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एल मान लीजिए। अब तार से आर दूरी पर कोई एक बिंदु, बिंदु पी ले लीजिए। यहां पर ये बिंदु पी पृष्ठ पर है, डिब्बे के पृष्ठ पर है, डिब्बे के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, ठीक है। ये बिंदु P है। अब यहां पर आपको निकालना है, सब चीज निकालना है, फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स निकालना है कि कितनी टोटल बल रेखाएं निकल रही हैं इस डिब्बे को पार करके। आप सब जान रहे हो कि अगर प्लस क्यू आवेश इस तार को दे दिया जाए तो सभी दिशाओं में बल रेखा निकलती है। अब मुझे वही तो घेरने के लिए मैंने ये डिब्बा माना है। अब मुझे जानना है कितनी बल रेखा निकल रही है। अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं तीन पृष्ठ मानूंगा, तीन सरफेस मानूंगा। पहला सरफेस देखिए, पहला सरफेस ध्यान से देखिए, ऊपर भाई एक सरफेस, इसको सरफेस नंबर 1 बोल दीजिए, S1 बोलिए। एक सरफेस नीचे है, इसको सरफेस नंबर 2 बोल दीजिए। और एक सरफेस ऐसे वक्राकार है जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, ये वाला सरफेस जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, ये वाला, इसको हम क्या बोल दे, सरफेस नंबर 3। एक ऊपर का 1, नीचे का 2, और इसके चारों तरफ का सरफेस 3। तीन सरफेस है इसमें, तो बीच वाले सरफेस को हमने S3 बोल दिया, ठीक है। अब तीनों पृष्ठ से हम जानना चाहते हैं टोटल कितना बल रेखा पास हो रहा है, निकाल के दिखाए। चलिए निकाल के दिखाते हैं। अब पहला देखिए, पहला देखिएगा, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। जब मैं गुजरने वाला फ्लक्स कहता हूं तो इसका मतलब क्या है, गुजरने वाली बल रेखा, यानी S1 पृष्ठ से कितनी बल रेखा गुजर रही है, गुजरने वाला फ्लक्स। बताओगे सब बच्चे कितना फ्लक्स गुजरेगा S1 पृष्ठ से? आपका आंसर होगा कि भैया S1 पृष्ठ से जानना चाहते हैं। ऊपर है S1 पृष्ठ, आपको पता है किसी भी पृष्ठ पर अगर आपको फ्लक्स निकालना होता है, किसी भी पृष्ठ पर, तो आपको क्या करना होता है, यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लेना है। छोटा सा क्या ले लेना है, छोटा सा क्या ले लेना है, एरिया, छोटा सा क्षेत्रफल ले लेना है। छोटा सा क्षेत्रफल ले लेना है उस पृष्ठ पर। और छोटा सा क्षेत्रफल को हम क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी। छोटा क्षेत्रफल को हम क्या मानते हैं, डीए, सूक्ष्म क्षेत्रफल, है ना, डीए मानते हैं। अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का दिशा किधर होगा, कल बताया था क्लास में, सूक्ष्म क्षेत्रफल जो डीए आप मानिएगा, इसका दिशा किधर होगा। आपका जवाब होगा सर पृष्ठ के लंबवत। अगर आप पृष्ठ ऐसा है तो इसका लंबवत जो है वही होगा डीए की दिशा। तो अगर मैं इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स जानना चाहता हूं तो इस पृष्ठ पर मैं लूंगा एक छोटा क्षेत्रफल, और उस छोटा क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी, यानी डीए की दिशा ऊपर की तरफ होगी। बात सबको समझ में आ गया। अब कोई बच्चा ये बताए, इस बिंदु से बल रेखा जो निकलेगा, इस छोटा से क्षेत्रफल से जो बल रेखा निकलेगा, वो बल रेखा कैसे निकलेगा क्या ऊपर की तरफ बल रेखा निकलेगा, नहीं निकलेगा ऊपर की तरफ। क्यों सर नहीं निकलेगा, बिटवा तार पे आपने प्लस क्यू आवेश ऐसे ना दिया है, तो बल आवेश ऐसे निकलेगा, इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा।
कभी भी ऊपर की तरफ बल रेखा नहीं निकलेगा, नीचे की तरफ बल रेखा नहीं निकलता। हमेशा अगर एक तार पर फैला हुआ है, फिर से समझाते हैं, देखिए अगर एक तार पर आवेश फैलाया हुआ है आपने, एक तार पर अगर आपने आवेश फैलाया हुआ है, तो इस तार पर आवेश के कारण सिर्फ इधर बल रेखा, सिर्फ इधर बल रेखा, सिर्फ इधर, सिर्फ इधर, सिर्फ आगे की तरफ, सिर्फ अंदर की तरफ, मतलब ये ऐसे निकल रहा है बल रेखा, ऐसे ऐसे नहीं निकल रहा। ठीक है, तो सिर्फ इधर 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 इस दिशा में ही बल रेखा निकल रही है। आगे निकल रहा है, बोर्ड के अंदर निकल रहा है, इसीलिए तो चारों तरफ से घेरा है इसे। ऊपर और नीचे बल रेखा ही नहीं गुजरी, गई ही नहीं, एक भी बल रेखा नहीं जाती। जब ऊपर नीचे बल रेखा नहीं जा रही, सिर्फ इधर आ रही है, सिर्फ इधर आ रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता है किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता है किधर होगी? जिधर तरफ बल रेखा जाती है वही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो जिधर बल रेखा गुजर रही है वही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। दोनों एक ही होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उधर ही होगी जिधर बल रेखा गुजरेगी। तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, डीए जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिए ऊपर की तरफ होगा। अब बताइए ई और डीए के बीच में कितना एंगल बन गया? आपको कितना दिख रहा है आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ई और डीए के बीच में कितना एंगल बन गया है बताइए जी, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी साथी, ई और डीए के बीच में एंगल कितना बना? तो आपका जवाब होगा सिंपल सा, भैया 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बन गया ना जी। तो ये जो छोटका सा एरिया मानिए है डीए, इस छोटका सा एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा? इस छोटका से एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो कहोगे सर छोटका सा एरिया है तो डी फाई, छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा, डी फाई बराबर कितना हो जाएगा? डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा क्या है? ई और डी ए के बीच का एंगल है, और ई डी ए के बीच एंगल कितना बन रहा है? आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और कॉस 90 का मान कितना होता है जी? 0। कॉस 90 का मान कितना होता है जी? 0। तो cos 90 का मान 0, तो ई डी ए को 0 से गुणा कर दिया तो पूरा ही 0 हो गया जी। 0 से सबको गुणा कर दो तो 0, यानी डी फाई तो 0 आ गया। छोटा से हिस्सा के कारण फ्लक्स 0 आ गया। अब ये बताइए, आप मुझे बताइएगा, आप मुझे जरा ध्यान से बताइएगा, इस पर मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया था डी फाई, इसके पृष्ठ पर ऊपर ऊपर मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया, उस पर फ्लक्स 0 आया थोड़े से हिस्से पे। अब मैं इसी तरीके से अगर मैं इस डी फाई को मशीन में डालूंगा और ये जानना चाहूंगा कि भाई बताओ पूरा हिस्सा से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ऊपर का पूरा हिस्सा से बताओ कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो ये जानने के लिए मैं क्या करूंगा? छोटा से हिस्सा से तो निकाल लिया, मैं जानना चाहता हूं पूरा हिस्सा से बताओ ऊपर कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो मैं इस छोटे से डी फाई का क्या करूंगा? छोटे से डी फाई का कर दूंगा समाकलन, यानी एक मशीन के अंदर डाल दूंगा, और वो मशीन के अंदर डालने पर मुझे पहले पृष्ठ से, पहले पृष्ठ को S1 माने थे तो S1 लिख दीजिए, पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पूरा मिल जाएगा। फाई के नीचे S1 जो है वो बता रहा है कि S1 यानी कौन सा? सरफेस 1। एस को पहला पृष्ठ को देखिए क्या माना गया है? S1, यानी पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स को S1 कहा। S1 बराबर क्या किया? सब मशीन के अंदर डाला, डी फाई को क्या माना? 0, तो 0 का समाकलन किया, 0 का समाकलन 0 हो गया जी, 0, यानी पहले पृष्ठ से कौनो फ्लक्स नहीं गुजरा। आप कहोगे सर 0 का समाकलन 0 होता है? बेटवा 0 0 0 0 सब 0 जोड़ो। मशीन क्या करती है? सबको जोड़ती ही तो है ना जी। मशीन करती क्या है? समाकलन वाली सबको जोड़ती है, यानी यहाँ पे भी डी फाई ले ले, यहाँ पे भी डी फाई 0, यहाँ पे भी डी फाई 0, ऊपर जितना भी डी फाई लोगे सब 0 है, ऊपर जितना भी डी फाई लोगे सब 0 है। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0, मशीन यही ना करेगी, सारे 0 को जोड़ती चली जाएगी, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा जी? सबको जोड़ेगी तो बैठ के सबका आंसर 0 ही ना आएगा, 0 ही आएगा ना जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? कितना फ्लक्स ऊपर वाले पृष्ठ से गुजर रहा है? 0।
चलिए अब देखते हैं कि इसके नीचे वाले नीचे वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। जो नीचे पृष्ठ है उससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ये नीचे वाला। तो नीचे वाले पृष्ठ के लिए क्या करेंगे बताइए जरा। पृष्ठ पे अगर हम लंब लेंगे तो किधर दिशा आएगा। नीचे वाले पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए भी सेम चीज करेंगे। सेम चीज क्या करेंगे सर, देखिए इसके लिए भी हम इस पर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, डी छोटा सा एरिया ले लेंगे। अब उस डीए की दिशा किधर होगी, डीए की दिशा होगी किधर, पृष्ठ पर लंबवत। पृष्ठ पर लंब किधर होगा, देखिए पेन को देखिए, पेन की दिशा देखिए। अगर आप इस पर लोगे ना तो इसका पृष्ठ जो है देखिए, पृष्ठ पर लंब, पृष्ठ पर लंब किधर आ रहा है, नीचे के ऊपर। पृष्ठ पर लंब किधर आएगा, नीचे आएगा ना जी। तो इस पृष्ठ पर लंब की दिशा नीचे की तरफ होगी, ये पृष्ठ है, पृष्ठ पर लंब नीचे की तरफ। चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, इस जो नीचे वाला S2 पृष्ठ लिया है आपने, यहाँ पे अब निकालना है कि मुझे इस हिस्सा से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इस नीचे वाले हिस्सा से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो हमने क्या किया, इस नीचे वाले हिस्से पर एक छोटा सा डीए क्षेत्रफल मान लिया, छोटा सा डीए क्षेत्रफल ऐसे घेर लिया। अब आप मुझे बताइए इस छोटा सा डीए क्षेत्रफल पर लंब का दिशा किधर होगा, डीए का दिशा है किधर, तो डीए का दिशा नीचे की तरफ, यानी पृष्ठ पर लंबवत होगी डीए की दिशा, पृष्ठ पर लंबवत होगी डीए की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बताइए उस बिंदु पर, इस डीए पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बताइए। तो बल रेखा किधर निकलेगा, इधर से प्लस क्यू आवेश से बल रेखा किधर निकलेगा, बाहर की तरफ। किधर निकलेगा जी, बाहर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा किधर हो जाएगा, जिधर बल रेखा निकलेगा उधर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा होगा। अब बताइए ई और डीए के बीच में कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है। तो आप कहोगे सर 0 डिग्री, हाँ सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है ना जी, 90 डिग्री। ई और इधर डी ए इधर। तो ये जो छोटा सा हिस्सा लिए हो, अब जानना चाहते हो कि इस छोटा सा हिस्सा में कितना फ्लक्स गुजर रहा है, और ये छोटा सा हिस्सा किस पे लिए हो, S2 पृष्ठ पर लिए हो, तो इस दूसरे के पृष्ठ पर लिए हो। तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जी, लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। बताइए जरा कितना गुजरेगा जी। आपका जवाब होगा कि सर बड़ा आसान है, क्या करेंगे, S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए पहले S2 पृष्ठ पर छोटा सा लिए थे एरिया, तो थोड़ा सा एरिया लिए थे तो थोड़ा सा फ्लक्स गुजरेगा, यानी डी फाई बराबर ई डी ए। और ई और डी ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कहोगे सर 90 डिग्री का, तो cos 90 हो जाएगा यहाँ पे। और cos 90 का मान कितना होता है जी, जीरो होता है। तो E इंटू डी ए, और यहाँ पे जीरो से गुणा कर दिया cos 90 का मान रख के, तो सब जीरो हो गया। तो डी फाई बराबर 0। अब थोड़ा से हिस्सा से अगर फ्लक्स 0 आ गया, इस थोड़ा से हिस्सा से अगर फ्लक्स 0 आ गया डी फाई, तो सबका डी फाई डी फाई डी फाई जब समाकलन कर देंगे तो पूरा S2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा, और पूरा S2 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0। यहां से भी 0, वहां से भी 0, यहां भी 0, वहां भी 0, यहां भी 0, वहां भी 0, वहां भी 0, सारे डी फाई 0 0, यहां भी 0, यहां भी 0 0 0 0 0, सारे डी फाई, कहीं भी डी फाई लोगे थोड़ा 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 थोड़ा, सब जगह 0 0 0। तो नीचे वाला कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा, टोटल 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब बताइए नीचे वाले S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, फाई S2 लिखेंगे, बराबर क्या करेंगे, मशीन के अंदर डालेंगे, किसको डालेंगे, इस छोटका से फ्लक्स डी फाई को। क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब कौन सा पृष्ठ बचा, 2 पृष्ठ तो निकल गए, एक पृष्ठ बचा, कौन सा, वक्र वाला। ये वाला पृष्ठ तो अभी बचा ना जी, कर्व वाला, S3 पृष्ठ बचा। समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से समझा देंगे, पहले एक बार पूरा हो जाने दो, बीच में रोकोगे तो पीट देंगे, ठीक है। तो पहले पूरा हो जाने दो, फिर दोबारा से समझा देंगे, ठीक है, विश्वास रखो। आगे देखो, पहले ध्यान से समझने का कोशिश करो, बातचीत में बिजी ना रहा करो। कल मैंने बच्चों से पूछा क्लास में, मैंने कहा कि ये बताओ बेटा समझ में नहीं आता तो क्या करते हो, तो कहा सर समझ में आ जाता है, बट जो बात करते रहते हैं ना बच्चे वही बोलते हैं बीच में, सर समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो एक बार हम फिर से समझाएंगे, लेकिन आपको बस एक शर्त है, आप बात नहीं करोगे उस दौरान, आप उस दौरान सीरियस होकर के सिर्फ समझोगे जो समझाया जा रहा है। ठीक है, जो समझाया जा रहा है एक बार में समझ में आ जाएगा, बस आप सीरियस होकर के उस चीज को सुनो, मन लगा के सुनो। चलिए, अब मैं जानना चाहता हूं इस S3 पृष्ठ जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, इस S3 पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। तो S3 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए मैं यहां लिखूंगा S3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। S3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स को आप ऐसे लिखोगे, डी फाई बराबर, यहां पे भी तो वही लेना होगा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लेना होगा। हाँ सर, मतलब कि S3 पृष्ठ पे भी कोई छोटा सा डी लेना पड़ेगा क्या? बिल्कुल ले लो, S3 पृष्ठ पर एक छोटा सा डी ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, क्या दिक्कत है जी? मान लो एक छोटा सा डी है ना, क्या दिक्कत है पृष्ठ पर? अच्छा, आपसे मैं कहूं कि पृष्ठ पर, मैं आपसे कहूं पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल घेर लो, तो क्या दिक्कत होगा आपका? कहोगे सर घेर लेंगे तुरंत। क्या हो गया? क्वालिटी प्रॉब्लम? कौन सी क्वालिटी प्रॉब्लम तुमको आ रही है? कौन लड़का लिख रहा है ये? ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो, रिपीट उपीट सब हो जाएगा, लेकिन बीच में रिपीट नहीं करेंगे, कंप्लीट होने के बाद रिपीट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो पहले। अब यहाँ पे पूरा ये कर दो, पहले देखो पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ है, पूरा कर्व पृष्ठ है। अब इस कर्व पृष्ठ पे अगर आप छोटा सा डीए सूक्ष्म क्षेत्रफल लीजिएगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल, थोड़ा सा क्षेत्रफल लीजिएगा, तो थोड़े से क्षेत्रफल का जो दिशा होगा वो किधर होगा? डीए का दिशा किधर आएगा, आप मुझे बताओ। ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर लंब किधर जाएगा? किधर जाएगा बताओ? आपकी तरफ आएगा। इस पर लंब किधर निकलेगा? आपकी तरफ निकलेगा। देखो ऐसे, अगर इस पर मैं छोटा सा डीए सूक्ष्म क्षेत्रफल घेरूंगा, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल पर डीए की दिशा किधर होगी? आपकी तरफ होगी। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। अगर यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल थोड़ा सा लिया है, तो डीए की दिशा किधर होगी बताइए? डीए की दिशा बाहर की तरफ होगी, डीए बाहर की तरफ। अब आप मुझे ये बताइए, बल रेखा किधर निकलेगी? इस तार से, तार से बल रेखा किधर निकलेगी? आप कहोगे तार से बल रेखा बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये तार है, तार से बल रेखा किधर निकलेगी? बाहर की तरफ ऐसे। तो तार से बल रेखा भी तो बाहर निकलेगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? वो भी तो बाहर की तरफ है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि बल रेखा ऐसे ही निकल रही है, बल रेखा निकल ही ऐसे रही है, तो बल रेखा की दिशा भी इधर। देखो ई की डायरेक्शन हर एक स्थिति में, चाहे S1 पृष्ठ पे आपने लिया तब भी ई इधर की तरफ था, चाहे आपने S2 पृष्ठ की तरफ लिया तब भी ई इधर की तरफ था। तो ई तो हमेशा इधर इधर, बल जिधर तरफ बल रेखा जा रही है उधर ई की दिशा होगी, जिधर बल रेखा जा रही है उधर तरफ ई की दिशा होगी। तो ई की दिशा, अगर यही वाला क्षेत्रफल डीए इधर लिए होते तो ई की दिशा इधर होती, अगर यही डीए सूक्ष्म क्षेत्रफल इधर की तरफ लिए होते ई की दिशा इधर होती। इसीलिए मैंने सोचा एक इधर ले लेते हैं, बाकी इधर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? आप ताकि समझ पाओ ई की दिशा कैसे निकालते हैं। तार से जिधर बल रेखा गुजर रही है ई की दिशा उधर होगी। तो ई की दिशा इधर की तरफ, डीए सूक्ष्म क्षेत्रफल आपने लिया था, डीए की दिशा इधर की तरफ। बताओ ई और डीए के बीच में एंगल कितना बन रहा है जी? एंगल कितना बन रहा है ई और डीए के बीच में? 0 डिग्री। एक ही लाइन में है दोनों। जब दो सदिश एक ही रेखा में होते हैं तो उनके बीच में एंगल 0 बनता है। तो दो सदिश एक ही रेखा में है तो इनके बीच 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए जरा? हो जाएगा ये ई डी ए कॉस थीटा, कितना हो जाएगा? ई साथ में डी ए, और कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है बताओ सब बच्चे? 1 होता है। तो क्या निकल के आएगा? ई डी ए निकल के आएगा। यहाँ पे 1 से गुणा करिएगा तो ईडीए बन जा कितना हो जाएगा? ईडीए ना हो जाएगा, ईडीए बन जा कितना हो जाएगा? ईडीए हो जाएगा। तो छोटा सा फ्लक्स, थोड़ा सा फ्लक्स आ गया। अगर मैं ये जानना चाहूं कुल फ्लक्स, तो कैसे निकालेंगे? कुल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? S2 पृष्ठ से S3 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? कुल फ्लक्स के लिए क्या करते हैं? मशीन के अंदर डाल देते हैं। मशीन यानी समाकलन, समाकलन के अंदर डाल देंगे इस डी फाई को। छोटे से फ्लक्स को मशीन के अंदर, समाकलन के अंदर डालेंगे, और मशीन क्या करेगी? सारे पृष्ठ पर थोड़ा 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 जितना भी डी फाई है सबको जोड़ डालेगी।
डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई, चारों तरफ से डी फाई। मतलब आप अगर इधर से थोड़ा सा डी फाई लिए थे, छोड़ इतना इतना हिस्सा से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इतना हिस्सा से पूरे पृष्ठ पर छोटा 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 डी फाई 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 डी फाई, सबको मशीन क्या करती है, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल देती है। अगर आप थोड़े से हिस्से से जान गए ना कितना फ्लक्स गुजर रहा है, उसको समाकलन कर दिए तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आपको प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आया आपको? तो यही काम यहाँ पे होगा, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा अगर आप इस छोटे से डी फाई का क्या कर दें, समाकलन कर दें। समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ई डी ए मिलेगा। ई नियतांक है, फिक्स है, शांति से समाकलन से बाहर आ जाता है, ई कूद के बाहर आ जाता है, कहता है मैं फिक्स हूं, ये फिक्स है, ये फिक्स रहता है ई। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता समाकलन से कूद के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा समाकलन डी ए। आपको पता है कि छोटा सा क्षेत्रफल अगर ले, छोटा सा क्षेत्रफल अगर हम ले एक बेलन पे, ये बेलन है, ये बेलन हमने माना, बेलन की त्रिज्या हमने मान ली आर, बेलन की त्रिज्या हमने मान ली आर, और बेलन की लंबाई हमने मान ली एल, एल लंबाई मान ली। अब अगर मैं इस पे छोटा सा क्षेत्रफल डी ए लिया हूं, छोटा सा क्षेत्रफल डी ए लिया हूं, अगर इसका समाकलन कर दिया तो इसका क्या मतलब होगा, इसका समाकलन कर दिया तो इसका क्या मतलब होगा, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि डीए का समाकलन मतलब जितना भी छोटा छोटा क्षेत्रफल है, यहाँ 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 सबको जोड़ देगा भाई, वो सारे डीए 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 जोड़ करके वो क्या कर देगा, पूरे पृष्ठ का, पूरे बेलन का, पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल दे देगा, पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल दे देगा आपको। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, बचपन में आपने पढ़ा था कक्षा 8 में कि पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, आप बता पाओगे मुझे? 2 पाई आर एच बोल रहे हैं कई बच्चे। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार, तुमने पढ़ रखा है, बहुत होशियार हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 पाई आर एच, वेरी गुड, 2 पाई आर एच बहुत शानदार। देखो 2 पाई आर एच तब होगा जब यहाँ पे लंबाई मैं h लूं, अगर मैं यहाँ पे लंबाई h ले लूंगा, हाइट में h ले लूंगा, तब ये 2 पाई आर एच होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ l ले लूं लंबाई को, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, h की जगह l हो जाएगा। तो आप समझ पाए पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पूरे बेलन का पूरा जो वक्र पृष्ठ चारों तरफ का एरिया देख रहे हो, डी ए, जब सूक्ष्म क्षेत्रफल का समाकलन करिएगा तो पूरे पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। और पूरे पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, अगर लंबाई एल मानी गई है तो कहोगे सर ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ये S3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आ गया जी, S3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया 2 ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है सर, तो मेरा S3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया 0, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया 0। तो एक 0, दूसरा 0, दूसरे पृष्ठ से, तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुछ था। अब चलो नेट फ्लक्स निकालिए, अतः नेट यानी कि कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, नेट फ्लक्स निकालिए, यानी टोटल तीनों को मिला करके जो फ्लक्स फाई बनता है, वो पहले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा, दूसरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा, तीसरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा, सबको जोड़ देता है। और सबको जोड़ दिया तो पहले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा, हमने क्या कहा, हमने कहा पहले पृष्ठ से 0 गुजरा था, दूसरे पृष्ठ से कितना गुजरा 0, तीसरे पृष्ठ से कितना गुजरा E इंटू 2 पाई आर एल। अब बताइए जरा, ये 0 0 जोड़ दिया, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा, इस वाली वैल्यू में मैंने 2 0 जोड़ दिए, कुछ फर्क पड़ जाएगा? आपका जवाब होगा नहीं सर, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो फाई बराबर ये ना लिख लीजिए, E इंटू 2 पाई आर एल। परंतु गॉस के नियम से, परंतु इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, परंतु गॉस के नियम से
गॉस का नियम कल आपने पढ़ा था। गॉस के नियम तो कुछ और बता रहा था ना। गॉस के नियम से गॉस ने क्या बोला था कि अगर फ्लक्स निकालना है तो सिंपल रखो ना भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देते। गॉस तो यही बोलते थे कि फ्लक्स निकालना है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, मैटर ही खत्म हो जाएगा। इतना नौटंकी करने का जरूरत थी? तीन तीन पृष्ठ ले लीजिए, तीन तीन चीजें ले लीजिए। गॉस तो यही बोल के गए थे कि भाई साहब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए, मैटर ही खत्म हो जाएगा। कौन सी भाषा में लिख रहे हो जी तुम लोग? तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू की जगह पे वैल्यू रख लेंगे। क्यू की जगह पे वैल्यू, आपको मैंने पृष्ठीय रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया था, याद है आपको? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से मानते हैं। किससे मानते हैं? लैम्डा से। लैम्डा से मानते हैं। अगर तार पर क्यू आवेश दिया जाए और वो तार के एल लंबाई पर फैल जाए तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है वो क्या होता है बताइए? आपको मैंने पढ़ा रखा है ना, क्यू अपॉन में एल, यही होता है रेखीय आवेश घनत्व। यहां से क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा जी? क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा लैम्डा गुणे एल, एल भागे में है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। ये हो गया क्यू बराबर। अब क्यू बराबर लैम्डा एल आ गया तो क्यू की जगह पे रख दें, क्यू की जगह पे ये रख दे लैम्डा एल, रख दीजिए सर लैम्डा एल। तो रख देते हैं क्यू की जगह पर, जैसे ही रखिएगा क्यू की जगह पे लैम्डा एल, और निचवा क्या बैठा हुआ है? अपना एप्सिलॉन नॉट बैठा हुआ है। देखिए 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 देखिए, यहाँ पे क्यू की जगह मैंने क्या रख दिया जी? लैम्डा एल। मैंने क्या कहा कि अगर किसी तार को क्यू आवेश दिया जाए जिससे उसकी एल लंबाई पर फैल जाए तो लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व क्यू अपॉन में एल होता है। तो क्यू बराबर निकल के आया लैम्डा एल, क्यू की जगह पे हमने रख दिया। समीकरण दूसरा बना दीजिए। अब गॉस की थ्योरम में समीकरण 1 और समीकरण 2 ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 समीकरण 2, इसका बायां पक्ष देखिए और दाहिना पक्ष देखिए। इसका दाहिना पक्ष देखिए, दोनों का बायां पक्ष देखिए। बायां पक्ष दोनों का बराबर है। बायां पक्ष बराबर है। अगर कोनो आपसे कहे ए बराबर बी और कह दे ए बराबर सी, तो इसका तो यही मतलब है ना जी कि बी बराबर भी सी होगा। बताइए कि नहीं बताइए? ध्यान से समझिए। कोई आपसे कहे ए बराबर बी है, ए बराबर बी सी है, तो आप कहोगे सर बी बराबर बी सी तो हुआ है ना जी। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं कि फाई के बराबर इतना भी है, फाई के बराबर इतना भी है, तो मतलब ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से के क्या होगा? बराबर होगा, है ना जी। तो बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा कि E इंटू 2πRL बराबर है लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। इसका ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है। अब यहां से काटने का कोशिश करिए, क्या क्या कटेगा? एल से एल निपट गया तो ई बराबर कितना निकल के आया? 2πr, जो गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 2πr इधर गुणा है, इधर भाग में आ जाएगा। लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया जी। क्या आप समझ पाए इसको? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सभी बच्चे इसे समझ गए? एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, एक बार फिर से। हाँ एक बार फिर से हो जाए फटाफट। अब ध्यान से देखना है, अब भटकना नहीं है, ध्यान से देखना है। क्या देखना है? ध्यान से। कहाँ है ध्यान? खेल कूद में, खाने पे भूख लगी है। हाँ मम्मी क्या बनाई है आज? कमेंट बॉक्स में आज तुम्हें बताना है मम्मी क्या बनाई है, पूछ के बताओ, पूछ के बताओ। खाने आ रहे हैं हम, आ रहे हैं खाने बेटा। हाँ हम आ रहे हैं अभी खाने। चलो ध्यान से देखो पहले फटाफट, अब चलो ध्यान से देखो फटाफट। मुझे क्या करना था? मुझे क्या करना था? मुझे शुरू से देखो, मैं शुरू से बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ, ठीक है? एक नया पन्ना ले लेता हूँ और शुरू से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या करना था? मुझे जानना था एक प्लस क्यू, एक तार है, तार पर मैंने आवेश दिया बाहर से, प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लस क्यू आवेश दिया तो तार पे बराबर से फैल गया,
बराबर से फैल गया। अब बराबर से फैल गया, मैं ये जानना चाहता हूं कि इससे कितना बल रेखा निकल रहा है और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु बिंदु P है, यहां पर तीव्रता निकालना चाहता हूं, कितना तीव्रता आएगा। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं इसके चारों तरफ से एक पृष्ठ घेर लेता हूं, इसके चारों तरफ से एक ऐसे पृष्ठ घेर लेता हूं, ऐसे करके तरवा के चारों तरफ से, तार के चारों तरफ से एक ऐसे पृष्ठ घेर लेता हूं। ये बिंदु इस पृष्ठ पर है, ये बिंदु इस पृष्ठ पर है, ठीक है। अब पृष्ठ पर एक बिंदु है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया देखते हैं ऊपर वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, निचवा वाला पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, चारों तरफ से जो घेरे हो इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ऊपर वाले से निकाले कितना फ्लक्स गुजर रहा है, उसके लिए हम छोटा सा एरिया लिए, डीए एरिया लिए। अब डीए जो क्षेत्रफल लीजिएगा छोटा सा, उसका दिशा होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि क्षेत्रफल ऐसा है तो क्षेत्रफल पर लंब ऊपर की तरफ होगा। अब यहां से जो बल रेखा निकलेगा तरवा से बल रेखा बाहर की तरफ निकलेगा, तो तार से बल रेखा निकला बाहर की तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता इधर की तरफ। ई और डीए के बीच में जो एंगल बना वो 90 डिग्री बना, तो हमारा फॉर्मूला जो छोटा से हिस्सा आपने लिया वो डी फाई से कितना फ्लक्स गुजरा, मतलब इस छोटा सा डीए से कितना फ्लक्स गुजरा, आप कहोगे डी फाई। थोड़का एरिया से थोड़का सा ना लाइनिया गुजरेगा, थोड़ा सा एरिया से थोड़ा सा फ्लक्स गुजरेगा, तो थोड़ा सा एरिया से थोड़ा फ्लक्स टी फाई कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 हो गया जी, और कॉस 90 का मान 0 होता है, सबसे 0 से गुणा होके 0 बन गया, यानी थोड़का हिस्सा से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है 0 है। अब सब जगह 0 मतलब थोड़का हिस्सा से 0, तो इधर भी थोड़का हिस्सा से 0, कहूं भी थोड़का थोड़का हिस्सा लोगे थोड़ा थोड़ा, सबसे फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो पूरा पहला वाला जो पृष्ठ है ऊपर वाला, उससे टोटल फ्लक्स निकालिएगा S1, तो क्या करिएगा फाई S1, जब पहले पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स मशीन के अंदर डाल दीजिए, समाकलन कर दीजिए इस डी फाई का, आ जाएगा 0, यानी पहले वाले पृष्ठ से टोटल 0 फ्लक्स गुजर रहा है, कुछ नहीं गुजर रहा। नीचे देखिए, नीचे वाले हिस्से से फ्लक्स निकालने के लिए नीचे कहीं पर एक छोटा सा डीए सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लीजिए, थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लीजिए। क्षेत्रफल चूंकि नीचे है तो इस पर लंब का दिशा नीचे होगा, यानी डीए का डायरेक्शन नीचे होगा, और बल रेखा किधर गुजरेगा, बल रेखा बाहरी के तरफ ऐसे निकलेगा, तो बल रेखा चूंकि इधर निकल रहा है तो तीव्रता का दिशा इधर है, और ई और डीए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, तो थोड़का सा हिस्सा से गुजरने वाला थोड़का सा फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0, सब 0 से गुणा तो 0, यानी थोड़का से हिस्से से गुजरने वाला थोड़का सा फ्लक्स 0। अब पूरा पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कैसे निकलेगा, 0 0 0 सबको जोड़ देंगे, यानी पूरा पृष्ठ से नीचे वाले से निकलने वाला पूरा फ्लक्स जो होगा फाई S2, यानी दूसरा पृष्ठ हमने इसको पूरा को माना है, तो पूरा दूसरा पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे इस छुटका से डी फाई का, और छुटका से डी फाई का समाकलन, यानी 0 0 0 0 0 0 सब 0 को जोड़ा, 0 0 सबको जोड़ के भी 0 मिलेगा, तो पूरा निचवा वाला सारा पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। अब निकाला कि भाई पूरा जो वक्र पृष्ठ है इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो अब यहां पे कोई भी एक क्षेत्रफल ले लीजिए, छोटा सा डी फाई, छोटा सा डीए क्षेत्रफल ले लीजिए, तो छोटा सा डीए क्षेत्रफल लीजिएगा तो इस पर लंब का दिशा किधर होगा, डीए पर लंब किधर होगा, पृष्ठ ऐसा है इस पर लंब ऐसे होगा बाहर की तरफ, तो डीए का दिशा बाहर की तरफ होगा। वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता किधर होगा, प्लस क्यू इस पर फैला है, तो प्लस क्यू आवेश से बल रेखा किधर निकलेगा जी, बल रेखा बाहर की तरफ, तो बल रेखा ऐसे बाहर निकल रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा भी बाहर की तरफ होगा। अब ई और डीए के बीच एंगलवा कितना बन गया, भैया 0 डिग्री, दोनों एक ही लाइन में है तो एंगल कहां बनेगा, है ना। तो अब इस छोटका सा हिस्सा से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कहोगे सर थोड़ा सा हिस्सा है ना जी, तो थोड़ा सा फ्लक्स गुजरेगा, यानी डी फाई बराबर कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस, और थोड़ा सा एरिया इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ई डी ए हमारा शेष बचा डी फाई बराबर ई डी ए।
तो थोड़ा से हिस्से से गुजरने वाला थोड़ा सा फ्लक्स तो मिल गया। अब पूरा पृष्ठ से, पूरा जो वक्र पृष्ठ है उससे फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे आपसे कि थोड़ा सा जो आ गया है ना, इसका समाकलन कर डालिए तो पूरा पृष्ठ से गुजरने वाला जो S3 पृष्ठ माने हैं आप, S3 पृष्ठ जो माने हैं, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकल आएगा। ये पूरा S3 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालने के लिए थोड़ा सा डी फाई का समाकलन कर दीजिए। स्टेप ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, स्टेप तीनों का सेम है। पहले इसका भी स्टेप सेम है, इसका भी स्टेप सेम है, इसका भी स्टेप सेम है, सबका स्टेप सेम है ना। अब देखिए इसका डी फाई का समाकलन किया तो क्या मिलेगा, अंदर ई डी ए मिला, ई को बाहर कर लिया, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता एक समान है सब जगह, यहाँ पे भी उतना ही वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है, यहाँ पे भी लोगे तो उतना ही आएगा। तो कहीं पर भी छोटा छोटा डी फाई डी ए लेंगे ना क्षेत्रफल, सब जगह जो है वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता बराबर आएगा। तो ई डी ए में ई बाहर आ गया, डी ए अंदर बचा रह गया। डी ए का जब समाकलन किया ना, तो डी सूक्ष्म क्षेत्रफल का जब समाकलन करिएगा तो पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला याद रखिए, पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला E इंटू 2πRL। तो पूरा S3 मिल गया, तीसरे पृष्ठ का कुल फ्लक्स मिल गया, पहले पृष्ठ से 0, दूसरे पृष्ठ से 0, तीसरे पृष्ठ से E इंटू 2πRL। तो पूरे पृष्ठ से टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो पूरे पृष्ठ से टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा सबको जोड़ डालो, 0 + 0 + E इंटू 2πRL, सबको जोड़ डाला, E इंटू 2πRL आया। गॉस कहते हैं कि फाई बराबर तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू की जगह पर हमने क्या रखा, क्यू की जगह पर लैम्डा एल रखा, क्योंकि लैम्डा बराबर Q अपॉन एल होता है, तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। तो Q की जगह हमने लैम्डा एल रखा, बटे में नीचे एप्सिलॉन नॉट रखा। समीकरण 2 ये बनाया, समीकरण 1 इसे बनाया। हमने कहा भैया समीकरण 1 का बायां पक्ष देखिए, समीकरण 2 का बायां पक्ष देखिए, बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होना चाहिए, ये भी इसके बराबर होना चाहिए। दोनों को बराबर किया, देखिए दोनों को बराबर किया तो L से L दोनों साइड कट गया, बचा E इंटू में 2πr बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना आ गया, 2πr, इधर गुणा था इधर आया भागे में चला गया, 2πr एप्सिलॉन। सबको समझ आ गया? एक बार बताइए, सबको समझ आ गया? तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं रेफर एंड अर्न के बारे में, यानी आप रेफर करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। इसको विद्याकुल को रेफर करिए और विद्या मित्र बनिए। क्वालिटी एजुकेशन को घर घर पहुंचाइए, अपने सभी दोस्तों मित्रों साथियों तक पहुंचाइए जितना आप सभी पहुंचा सकते हैं। अब बारी आती है फास्ट ट्रैक रिवीजन की, यानी कि क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि अगर एक तार पर प्लस क्यू आवेश बराबर से फैल जाए तो तार के निकट किसी बिंदु पर, बिंदु P पर तीव्रता कितना आएगा, कितना तीव्रता आएगा इस बिंदु P पर? आपका आंसर आएगा E बराबर कितना आएगा, लैम्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट R। यही निकाला है आपने अभी। देखिए देखिए फॉर्मूला क्या निकाला है आप सबने अभी, लैम्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट R, 2π एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका किसी भी तार के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं तो दिशा किधर आएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा इस बिंदु पर किधर आएगा, बाहर की तरफ। तो ई का दिशा बाहर की तरफ और वैल्यू इससे निकलोगे, फॉर्मूला इससे निकलेगा, ठीक है। चलिए अब बारी आती है होमवर्क की। तो इसी फॉर्मूले को पूरा करके बिना देखे कॉपी में अपने से करिए, बिना देखे स्वयं से करने का कॉपी में प्रयास करिए, स्वयं से करिए, स्वयं से करें कॉपी में अपने से, ठीक है। जो अभी पढ़ा है इसको बिना देखे एक बार घर में फिर से प्रैक्टिस करिए सब चीज, ठीक है। ये सब का होमवर्क है, इसको करिएगा जरूर से, तभी आपको अच्छे से चीज आ जाएगी। अगली क्लास आपकी कल डाउट सेशन लगाएंगे और इसमें दो और जो बचे हुए हैं एप्लीकेशन, दो और जो अनुप्रयोग बचे हुए हैं उनको भी पढ़ाना है। तो दो और अनुप्रयोग हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे और फिर एक डाउट सेशन भी लगा हुआ है, तो डाउट सेशन और न्यूमेरिकल सेशन भी अभी लगाना है इसमें, ठीक है। प्यारे साथियों,
आपको इस चैनल के बारे में पता होगा प्यारे साथियों, इसमें हम लोग लगातार शॉर्ट्स डालते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, क्लासेस लगातार इस पे जा रही हैं। कल भी क्लासेस पे गई थी मेरी एक शानदार क्लास में से, जिसमें मैंने संधारित्र के बारे में पढ़ाया था। बहुत ही प्यारी क्लास थी, जाकर के जरूर देखिएगा। संधारित्र के बारे में वो मैंने कल पढ़ाया था। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपको बिहार बोर्ड में सफलता की गारंटी देगा। और सिर्फ बिहार बोर्ड में नहीं साथियों, ये आपको सारे बोर्ड में, कभी भी नीट में जाओगे, कभी भी कोई भी जेई का एग्जाम दोगे, तो सब में ये आपको मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट दी जाती है। कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, आपको अच्छा चीज पढ़ाया जाएगा, एक क्वालिटी की चीज पढ़ाई जाएगी। तो इस बात का विश्वास रखिएगा और यहाँ पे जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। और धन्यवाद, जुड़े रहें विद्याकुल के साथ। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते एक छोटा सा पोल करा देते हैं, मेरा मोबाइल बाहर है शायद, कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। लव यू एवरीवन, ख्याल रखना। और इसको एक बार अपने से कर लेना, समझ ना आया हो तो, ठीक है। और अगर कहीं नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा से भी देख लेना, परेशान नहीं होना।